तो गाइज मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। हमने क्या देखा था कि हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं का क्या पढ़ रहे थे हम, पुनर्भरण पढ़ रहे थे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, क्या पढ़ रहे थे? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण पढ़ रहे थे। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे इस प्रश्नावली में, एक जिसमें केवल एक संख्या थी, जैसे √3 के लिए हमने सॉल्व किया था, √2 के लिए हमने सॉल्व किया था। ठीक है, एक हमने देखी थी 3√2, इस प्रकार की संख्या देखी थी। एक टाइप तो ये था और एक टाइप ये था। इसमें तो एक संख्या मिलेगी, मैंने आपको बता दिया था कि एक स्पेशल संख्या के लिए जो फर्स्ट पैटर्न था वो यूज होगा, और इस तरह की जो संख्या है जैसे ये गुणा में है, ऐसे ही 3√2 बटे में आ जाए, 3+2 प्लस में आ जाए, 3 - √2 माइनस में आ जाए, इन सब के लिए सेकंड वाला पैटर्न, जो छोटा वाला पैटर्न था, वो यूज होगा। ठीक है, तो जिसने एग्जाम्पल वाली वो वीडियो ना देखी हो पहले वो उसको देख ले, क्योंकि ये जो प्रश्नावली में प्रश्न है सेम उन्हीं के जैसा पैटर्न है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने √3 और √2 के लिए सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ क्या है, केवल एक संख्या है, तो एक संख्या के लिए जो पैटर्न हमने √3 और √2 के लिए देखा था, सेम वही पैटर्न यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो करते हैं भाई सॉल्यूशन। क्या किया था हमने? सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे। किससे सॉल्व किया था मैंने इसको? कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास से। विरोधाभास के लिए मैं उल्टा लेकर चलूंगा कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सॉरी, परिमेय संख्या है। उल्टा लेके चलेंगे ना, तो क्या है? परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। ठीक है, इसके बाद आप परिमेय की परिभाषा से जानते हो कि P/Q का रूप होता है। जो परिमेय संख्या होती है उसका रूप क्या होता है? P/Q वाला होता है। तो इस परिभाषा से मैं क्या लिख सकता हूं? √5 बराबर P/Q। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हम Q को इधर लेके गए थे, तो ये √5 और ये Q इसके गुणा में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? P बचेगा। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लें? Q का मान निकाल लें। तो Q का मान क्या आएगा? P/√5। ये √5 जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, ये बन गया P/√5। इसका हम क्या कर रहे थे भाई? वर्ग किया था। सेम पैटर्न है, आप एग्जांपल वाली वीडियो देखना पहले, आपको बिल्कुल सब दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है भाई? हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो इधर तो क्या बनेगा? Q² बनेगा, इधर क्या बनेगा? P² बटे √5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। यहां से अब आप प्रमेय 1.3 जो मैंने आपको बताई थी वो याद करो कि कोई भी a² अगर P से भाज्य है, ठीक है, उस वीडियो में बताया इससे पिछली वाली में कि a² अगर P से भाज्य है तो a भी P से भाज्य होगा। ठीक है, इस प्रकार की प्रमेय थी हमारी। तो यहां पर P² अगर 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, वही चीज हमें लिखनी है। प्रमेय 1.3 से क्या क्या जानते हैं भाई? प्रमेय 1.3 से यदि P² 5 से भाज्य है तो P भी 5 से भाज्य होगा। यही करते थे भाई हम, सेम वही लाइन है। अगर P 5 से भाज्य है तो P/5 का कुछ ना कुछ मान आएगा, उसको हम क्या मान रहे थे? K1 माना था मैंने। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये K1 हमेशा क्या आएगा भाई? पूर्णांक आएगा। ठीक है, क्या है? K1 पूर्णांक है। ये मान लिया P/5 बराबर K1 आ गया। यहां से किसका मान निकाल लू मैं? P का मान। P का मान कितना आएगा? 5K1। ठीक है, इसको क्या दे दें हम? समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस P का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण
1 व 2 से, या आप यहां ये भी लिख सकते हो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, वो वही बात है, कुछ खास फर्क नहीं है। समीकरण 2 से हम p का मान उठा के कहां रख रहे हैं, इस समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो इधर क्या है, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 5k1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। नीचे क्या है 5 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर तो कितना आता है 25, और k1 का k1 स्क्वायर बटे क्या है 5 है। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा भाई, यहां से 5k1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहां से मैं k1 स्क्वायर का अगर मान निकालता हूं तो कितना आएगा, ये 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब सेम वही चीज रिपीट होगी, यहां देखो पी स्क्वायर बटे 5 था, यहाँ क्यू स्क्वायर बटे 5 है, तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा, वही लाइन लिख लिए। यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है। सेम वही स्टेप चल रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल भी फर्क नहीं है, जहां √3 लिख रहे थे वहां √5 लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया भाई, यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अब क्यू 5 से भाज्य है तो उसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा, यहाँ जैसे p बटे 5 का आया था, तो क्यू बटे 5, यहाँ सॉरी आप एक माना और लिख लेना क्योंकि ये मान अपन ने यहाँ k1 माना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ और लिख लो, माना q/5, क्या है माना q/5 बराबर k2, ठीक है, जहां k2 क्या है कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। ये लिख लिया। यहां से मैं किसका मान निकाल लू भाई, q का मान निकाल लू, कितना आ जाएगा 5k2, इसको क्या दे दें हम समीकरण नंबर 3 दे दें। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखो ध्यान से, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, p बराबर 5k1 और q बराबर 5k2, तो दोनों समीकरणों से हम क्या देख सकते हैं 5 कॉमन है दोनों में, लेकिन हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्याओं में क्या कॉमन नहीं आना चाहिए भाई, अगर p और q दोनों p/q के रूप में है तो वो क्या है परिमेय संख्या है, हम मान के चले यहां लिख भी दो आप चाहे। एक तो q बराबर 0 नहीं होगा जहां p व q सह अभाज्य हैं, ठीक है। ये लिख देना, आप लिख दोगे तो बेटर ही है, जो भी चीज आप लिखते हो चलोगे एग्जामिनर को सीधा सीधा समझ में आएगी। तो p/q अगर परिमेय संख्या हमने यहां से मान के चले हैं हम इसको, तो क्या इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल एक उदाहरण देके भी समझाया था इससे पिछली वाली क्लास में कि 2/4 को काटने पे 1/2 आएगा, तो 1/2 तो परिमेय है लेकिन 2/4 परिमेय नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है सहअभाज्य होने चाहिए, और सहअभाज्य कब होते हैं जब इनका HCF 1 आता है। कौन सी संख्या होती है सहअभाज्य, जिनका HCF 1 आता है। तो क्या इनका HCF 1 आ रहा है, 5 आ रहा है इनका, तो भाई देख लो आप, कॉमन ही तो लेते हैं ना अपन HCF में, तो 5 क्या है इसका कॉमन है, तो 5 इनका HCF हो गया। लेकिन अपनी जो डेफिनेशन है जो अपन ने माना है वो क्या है, उसके जरिए क्या आना चाहिए था HCF 1 आना चाहिए था, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था इसमें। तो ये क्या आ गया विरोधाभास आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q में क्या कॉमन है 5 उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर इधर लिख देता हूं 5 अगर उभयनिष्ठ है तो हमने जो परिकल्पना की थी वो क्या है गलत है। क्या परिकल्पना की थी हमने कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो मानते हैं उसी को बोलते हैं ना परिकल्पना। तो क्या लिख दिया मैंने समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q में 5 उभयनिष्ठ है। इसके बाद जो कि विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास, क्या आ गया भाई ये विरोधाभास आ गया, ठीक है। विरोधाभास क्यों आया है, क्या लाइन, इस लाइन का मतलब क्या होगा
कि 5 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए था, तो हमारी परिकल्पना के अकॉर्डिंग तो गलत है, ये विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये टाइप है। ये आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो में भी देखा था, √3 और √2 के लिए जब सॉल्व किया था तब भी, और अब भी सेम पैटर्न है, कुछ फर्क नहीं है। आप उसको देख लो चाहे इसको देख लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल वाली ना देखी हो तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको देख लेना। ठीक है, अगर कोई भी जरा सी भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये लाइनें समझ में नहीं आ रही, किस प्रकार लिखी। आप रटने की कोशिश मत करना, बस मुझे समस्या वही होती है जब बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं, फिर वो ये कहते हैं हमने तो खूब पढ़ा था लेकिन हमारे नंबर नहीं दिए एग्जामिनर ने। तो वो रीजन यही है कि आप रटते हो, एग्जाम में जाके आप कुछ और लिखते हो। क्यों? क्योंकि आपने चीजें समझी तो है ही नहीं। अगर यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू 5 से भाज्य, ये अगर आपने समझा ही नहीं तो आप जाने वहां पर क्या लिखोगे। तो इसलिए एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो आप रटने की कोशिश ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। हिंदी जब गणित में आती है तो वो कॉन्सेप्ट बेस होती है। ठीक है, ये हिंदी समझ लो आप इसको। वो इसके ये किस पे बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। किस पे? प्रमेय 1.3 का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस है ये पूरी हिंदी जो लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किससे, अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सेकंड में भाई क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने बताया था एक संख्या के लिए तो वो वाला पैटर्न था, ये कितनी है, 2 या 2 से ज्यादा ही है। तो इससे बड़ा तो खैर क्या ही आ सकता है, इसमें 3 संख्याएं आ गई, 3 + 2 √5। ठीक है, मैंने कहां तक बताई थी, 2 √5 आ जाए, 3 + √5 आ जाए, ऐसे बताई थी। उनके लिए सेकंड पैटर्न था, इसके लिए भी वही है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। एक से ज्यादा संख्याओं के लिए सेम वही पैटर्न चलेगा, छोटा वाला। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कंट्राडिक्शन, विरोधाभास से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या मान लू भाई मैं, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। ये हमेशा अपरिमेय याद रह जाता है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय अगर मान लिया तो परिमेय की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं कि 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा भाई, P/Q के बराबर होगा। ठीक है, जहां पर Q ≠ = 0 तथा P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य। ठीक है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो मैं एक बार और बता दूं, वे संख्याएं जिनका HCF 1 आता है क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर ये कर दिया तो मैंने इस पैटर्न के लिए आपको क्या बताया था कि रूट वाली चीजें तो आप एक तरफ रख लो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाओ और सॉल्यूशन हो गया, ये समझो। तो सबसे पहले तो हमें इस 3 को इधर लेके जाना है। तो इधर क्या बचेगा, 2 √5 बराबर P/Q, ये माइनस में चला जाएगा 3 क्योंकि इधर प्लस का है, ये हो गया। तो 2 √5 इसका क्या ले ले हम, एलसीएम ले ले भाई। एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 लगा लो, क्या आ गया, Q आ गया। Q का Q में देंगे तो इधर से P, और 1 का Q में देंगे तो Q, और ये गुणा होके 3Q। एलसीएम लेना तो आपसे आता होगा। तो अब क्या करते हैं, अब इधर 2 और बच रहा है ये रूट के साथ, इसको भी इधर लाना है। तो P - 3Q अपॉन ये 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। क्या बन गया, P - 3Q अपॉन √2Q। ठीक है, P - 3Q अपॉन 2Q, इधर क्या बच गया, √5 बच गया। तो अब ध्यान करो, आप वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, P और Q यहाँ क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। आप कंफ्यूज मत हो ना कि सहअभाज्य है कि पूर्णांक है, सहअभाज्य भी है और पूर्णांक भी है। क्यों?
क्योंकि आप एक चीज देखो, 1 2 3 4 वही तो होते हैं ना पूर्णांक, माइनस वाले भी आते हैं इसमें, बीच में जीरो भी आता है, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत में ही तो आती है। क्या कभी पॉइंट्स में आते हैं क्या, जैसे 1.3 1.4 1.5 नहीं आते ना। तो सहभाज्य भी पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है, एक अलग टाइप के पूर्णांक जिनका HCF 1 होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो P और Q दोनों अगर पूर्णांक हैं तो क्या है, मैंने बताया था पूर्णांक पूर्णांक को जब आप गुणा करते हो, क्या करते हो, गुणा करते हो, तो क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। मैंने आपसे नोट डलवा के लिखवाया भी था अगर आपने लिखा होगा तो। और पूर्णांक पूर्णांक को प्लस करते हैं तो भी क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। आप किसी भी पूर्णांक पे ये नियम अप्लाई करके देख लेना, और किसी पे अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो मुझे भी बता देना भाई। पूर्णांक में से पूर्णांक को ही माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन चौथी चीज क्या है, पूर्णांक को जब पूर्णांक से डिवाइड देते हैं यानी भाग देते हैं तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि ये रूप क्या है, P अपॉन Q का ही तो रूप है। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, ठीक है। अब देखो P पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो एक तो ये 3Q, मैं आपको अलग अलग बता देता हूं, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 3Q पूर्णांक है या नहीं है, 3 पूर्णांक है और गुणा में Q पूर्णांक है। तो गुणा वाला क्या है, गुणा करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो ये 3Q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब देखो P माइनस 3Q को, टोटल ऊपर वाला पूरा, P भी पूर्णांक है और 3Q अपन ने देखा कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूर्णांक माइनस हो रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया भाई, ठीक है। अब देखें 2Q, तो जैसे 3Q पूर्णांक है ऐसे 2Q पूर्णांक है, तो P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये टोटल क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये क्या है, परिमेय मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हमें हिंदी लिखनी है, बस कुछ नहीं करना। क्या लिखें हम, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं अतः P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी या फिर परिमेय संख्या है। P और Q पूर्णांक हैं तो अतः की जगह आप क्या लिख लो, तो P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होने चाहिए, लेकिन क्यों, क्योंकि दोनों बराबर में है ना। तो √5 तो हम पहले से ही जानते हैं क्या है, अपरिमेय, हमने सिद्ध भी किया है अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर का जब क्वेश्चन किया था। तो √5 अपरिमेय है, ये परिमेय आ रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परिमेय अपरिमेय बराबर हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है भाई, विरोधाभास है। तो हम क्या लिख दें, लेकिन समीकरण, अच्छे से लिख देता हूं, लेकिन समीकरण 1 से √5 बराबर P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये √5 अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय आ गई किसके बराबर, परिमेय के। तो अपना क्या है भाई, विरोधाभास आ गया, ठीक है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, क्या कल्पना की थी हमने भाई, कि 3 + 2 √5 परिमेय है, वो क्या निकल आई, गलत निकल आई। पूर्व परिकल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बल्कि ये उस बड़े वाले पार्ट से तो छोटा ही है ना, मतलब सिंगल जो संख्या आती है अपने पास √5 √3 वाली से, उस वाले पैटर्न से छोटा है, लेकिन इसमें
यहां कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इनको लिखने के लिए। कौन सा वाला? यहां जो मैंने बता रखा था अभी, पूर्णांक गुणा पूर्णांक बराबर पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, वो चीजें, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें 3 पार्ट हैं, एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा सब चीजों का, घबराए नहीं आप। जो भी आपकी बुक में एग्जांपल्स क्वेश्चन सब दिए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, उसका पहला पार्ट करते हैं पहले। नंबर 3, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो एक तरह से ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो पहली संख्या क्या है? 1/√2। दूसरी क्या है? 7/5। और तीसरी है 6 + √2। तो ये दोनों टाइप सॉल्व करा रखे हैं मैंने। 3/2 वाला सॉल्व कराया था, ऐसा एक और सॉल्व कराया था, सेम उनके जैसा इनका होगा, ठीक है। उनका सॉल्यूशन अगर आपसे आता है तो आप इनका आसानी से कर सकते हो। इसका मैं करा देता हूं, कराऊंगा तो हालांकि मैं वो भी, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले पहला पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है? 1/√2। तो उसको क्या मानना है हमें? परिमेय मानना है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या है? परिमेय मान लिया तो ये 1/√2 किसके बराबर होना चाहिए? P/Q के बराबर होना चाहिए भाई। अब तक तो आपने ये √2 ऊपर ही देखा था, मतलब जो भी रूट था वो ऊपर देखा था। अब क्या है? ये नीचे है, तो हमें क्या कर दें? इसका व्युत्क्रम कर दें भाई। व्युत्क्रम करने पर, या इसको समीकरण 1 डाल के यहां ये लिख दो, समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, समीकरण 1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो √2 तो ऊपर और यहां Q/P, ठीक है। अब √2 किसके बराबर आ रहा है? Q/P के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम क्या करें? अब आप देखो, आपने जो कॉन्सेप्ट किया था कौन सा वाला, वो परिमेय पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या आ रहा था? परिमेय। तो P और Q क्या है? यहाँ पूर्णांक है, तो पूर्णांक और पूर्णांक बटे में क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। लेकिन किसके बराबर आ रही है? अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या के बराबर अगर आ रही है तो क्या है? वो कंट्राडिक्शन है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम? चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, अतः P/Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 2 से √2 बराबर P/Q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो गई भाई। अतः ये क्या आया है? विरोधाभासी तो है, परिमेय परिमेय बराबर नहीं है, जो कि विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, ठीक है। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मुझे बार बार वो चीजें बताने की जरूरत नहीं कि ये दोनों पूर्णांक है, बटे में पूर्णांक आ रहा है तो परिमेय है। मैं कम से कम 3-4 बार बता चुका हूं, हर क्वेश्चन जो इस टाइप का है उसमें हर में बताया है। तो अब ये चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आ। सेकंड पार्ट को क्या है? सेकंड पार्ट में 7√5 है। क्या है? 7√5। सेम ऐसे ही हमने 3√2 के लिए सॉल्व किया था, उसी की तरह करेंगे। तो इसमें भी वही चीजें चलेंगी भाई, ऐसे के ऐसा ही वाला पैटर्न है इसके लिए। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या है तो उसकी परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं?
7√5 बराबर P अपॉन क्यू लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सहअभाज्य हैं। ठीक है, क्या है? सहअभाज्य। ये चीज आप यहां पे भी लिख लेना, हर जगह लिखना आप मेरी तरफ से, तो मैं तो एक बार लिखा देता खैर, लेकिन फिर भी जहां जहां जगह है वहां मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज लिखनी है। 7√5 क्या बताया था मैंने? केवल रूट वाली इधर रख लो और बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये 7 अगर गुणा में है तो कहां आएगा? भाग में आएगा। ये क्या बनेगा? P अपॉन 7Q बन जाएगा। ठीक है, P अपॉन 7Q बन गया। उसके बाद क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है, हम हिंदी लिखनी है। P और Q पूर्णांक है दोनों, यहां पर 7Q पूर्णांक बन जाएगा। भाई ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, दोनों गुणा हो रहे हैं, 7 और Q दोनों गुणा हो रहे हैं तो पूर्णांक बन गया। अब ये नीचे वाला पूर्णांक हो गया, ऊपर वाला पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, लेकिन वो किसके बराबर आ रही है? अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है। ठीक है, तो हम विरोधाभास से लिख देंगे। तो क्या लिखें? चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, अतः P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या है। भाई पूर्णांक पूर्णांक को भाग दे रहे हैं हम, तो परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन इसको क्या दे दो? समीकरण 1। समीकरण 1 से √5 माइनस P √5 बराबर P अपॉन 7Q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। भाई √5 तो अपरिमेय संख्या है ना, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्व सिद्ध भी कर चुके हैं, जो कि विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? कि परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे आ सकते हैं? जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। जो हमने ये मानी थी, कहां? 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन है, सेम इसके जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये भी इसके जैसा ही होगा। सॉरी मैंने, हाँ, 6 + √2, तीसरा पार्ट क्या है? 6 + √2, इसको भी इसके जैसे ही करेंगे। 6 को इधर ले जाएंगे, वो माइनस में हो जाएगा यहां पर जाके। ठीक है, तो इसका भी सेम इसके जैसा सॉल्यूशन है। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। 6 + √2, 6 + √2 है, वही काम करना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है भाई? परिमेय संख्या माननी है। परिमेय संख्या है तो उसकी परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? 6 + √2 बराबर P अपॉन Q। अब मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, एग्जाम्पल भी कराए हैं, क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सहअभाज्य हैं। ठीक है, ये 6 माइनस में आएगा तो इधर √2 और P अपॉन Q -6, तो √2 यहां आ गया, Q एलसीएम आ गया, P -6Q बन गया। ये तो ये सारा क्या हो गया भाई? परिमेय हो गया। ठीक है, अब आपको बार बार मैं नहीं बता रहा हूं कि पूर्णांक पूर्णांक गुणा करें फिर भाग दिया है, तो यहां क्या लिखूंगा मैं? चूंकि P व Q पूर्णांक है, अतः P -6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसको क्या दे दूं? समीकरण 1। लेकिन समीकरण 1 से √2 बराबर P -6Q अपॉन Q, जो कि एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद वही चीज लिखनी है जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी पूरी परिकल्पना गलत है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। इसलिए क्या है संख्या? 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सॉल्यूशन था भाई। सब क्वेश्चन हो गए अब आपके। 3 पार्ट इसके थे, दूसरा क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन था। 3 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, तो ये सबका सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल इससे पिछली वाली वीडियो में है, क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको सारे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करो भाई, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके मुझे बताया करिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं उसी हिसाब से अगली वाली क्लास बनाया करूंगा। ठीक है, चैनल नया नया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास सीरीज वाइज जो वीडियो आती रहेंगी, जैसे 1.3 के बाद 1.4 की वीडियो आएगी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया नया चैनल है भाई। ठीक है, और जो आपके रिलेटिव या फिर कोई भी नेबरहुड में कोई भी 10वीं का बच्चा है, उसके पास आप इस चैनल को शेयर करो, ताकि उसको फायदा हो जाए, उसको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग वाले कुछ छोड़ दें, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो एग्जाम्पल्स, जो प्रमेय, जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में एनसीईआरटी की में है, वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इससे अगली वाली वीडियो में। धन्यवाद।